हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित सीरीज को शुरू किया है। भारतीय संविधान की इस सीरीज में हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पार्ट 1 को देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने कंपनी का शासन यानी कि 1773 से लेकर 1853 तक के एक्ट को देख लिया है। और आज हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित पार्ट 2 को, जिसमें हम लोग ताज के शासन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक के चीज़ों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2, ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद इस कानून का निर्माण किया गया था। जो 1857 का विद्रोह था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम की प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सभी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इस कानून के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने 1784 के पिट्स एक्ट से प्रारंभ द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। एक नए पद राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसके पास भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। भारत के राज्य सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया, जिसको भारतीय परिषद कहा गया। मुगल शासक का पद जो था वो समाप्त कर दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। अब हम बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। इसी के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस तरह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1866 और पंजाब 1867 में विधान परिषद का गठन किया। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया। जो पोर्टफोलियो प्रणाली होता है, इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की तरफ से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया, लेकिन कार्यपालिका से पूरक प्रश्न पूछने और मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया। प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। यानी कि जो गवर्नर था वो परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माल्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो जो थे भारत में वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि, परंतु वायसराय उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था।
इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो होता था वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। भारत शासन अधिनियम 1919। इस एक्ट को 1919 में पारित किया गया, लेकिन इसे 1921 में लागू किया गया। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव चेम्सफोर्ड वायसराय थे। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ब्रिटेन में भारत उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया एवं भारत सचिव के कुछ कार्य उसे स्थानांतरित कर दिए गए। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय विषयों को दो भाग, हस्तांतरित और आरक्षित में विभक्त किया गया। हस्तांतरित विषय जो थे वो गवर्नर का शासन होता था, जो उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग CAG का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया था। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। कुल सदस्य जो इसमें थे वो 8 थे। जो प्रथम सदस्य होते थे वो वायसराय, द्वितीय जो पद होता था वो कमांडर इन चीफ का होता, लेकिन जो शेष 6 सदस्य बचते थे उसमें से 3 भारतीय होना आवश्यक था। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत कर दिया गया। संपत्ति कर तथा शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं में को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। वैधानिक आयोग का गठन, जिसका कार्य 10 वर्षों के बाद जांच रिपोर्ट देना था, यानी कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्षों के बाद जांच कर रिपोर्ट देना था। आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो 1927 में साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन जो आया था वो जो आयोग बना था इसी के तहत आया था। वो जांच कर रिपोर्ट देने के लिए आया था, लेकिन वो 10 वर्ष से पहले आ गया था और भारतीयों ने उसका विरोध किया था। और क्यों विरोध किया था? क्योंकि उसमें जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, उसमें भारतीय सदस्य कोई नहीं था। अब बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 की। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन एवं भारत के वर्तमान संविधान निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 10 अनुसूची तथा 321 धाराएं थीं। इसकी विशेषता की बात करें तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का जो है वो बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां जो थे वो अब वायसराय को दे दी गई। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। यानी कि जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था 1919 में शुरुआत की गई थी उसे 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया, यानी कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ हुई। परिणामतः संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, लेकिन इन पे कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया।
1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया, यानी कि जो 1858 में भारतीय परिषद का निर्माण किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% लोगों को मत का अधिकार मिला। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब हम अपने लास्ट अधिनियम में पहुंच गए हैं, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947, सॉरी यहाँ पे 1920 लिखा गया है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे 1947 होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। शासन समाप्त होने के बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया तथा भारत विभाजन की बात कही गई। ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, यानी जो माउंटबेटन योजना लाई गई थी उसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज समाप्त कर इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जिस पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं था। दोनों को अपने देश का संविधान बनाने की शक्ति दी गई। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन उस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां 2 नए डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। माउंटबेटन जो थे वो नए भारत डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो हमको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंधित में पार्ट 2 को देखा, जो 1858 से लेकर 1947 तक था। और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और हम आपको बताते चलें कि अगर आपने पहले वीडियो यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, और उसे देखने के बाद अगर इसको आप देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।